देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर। लेकिन उससे पहले बागपत में किस तरह से कानून व्यवस्था के ताक पर रखकर सरेआम बदमाशों ने फायरिंग की, वो तस्वीरें देखिए। हाथ में पिस्तौल थामे कुछ अपराधी एक गली के अंदर घुसते हैं और फिर गली के अंदर कुर्सी पर बैठे 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां आपसे रंजिश के चलते इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। देसी तमंचे और पिस्टल से लैस 5 दबंग गली के अंदर घुसे और दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में एक युवक को गोलियां लगी, जिसकी हालत गंभीर है। घायल युवक को दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना ने बता दिया है कि यूपी में अपराधियों के अंदर कानून का खौफ ना के बराबर रह गया है। बदनाम बयानों के बाद आजम खान पर भले ही चुनाव आयोग ने प्रचार करने से रोक लगा दी हो, लेकिन लगता नहीं कि आजम के तेवर जो है वो कुछ बदले हैं। पहले अपने साथी नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, और अब जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्हें FIR करवा देने की धमकी दे रहे हैं आजम। भोपाल एयरपोर्ट पर एसपी नेता आजम खान जैसे ही अपनी कार से उतरे, मीडिया ने उन पर सवाल दागना शुरू कर दिया। फिर क्या था, आजम खान एक बार फिर भड़क उठे। आपके बयान आए और 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। आपके आप रास्ता देंगे? देखिए, इस पर आपकी FIR हो जाएगी। नहीं सर, सर आपको चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है सर। पत्रकारों ने आपसे सवाल मुझे रास्ता क्यों रोक रहे हो? बता दें कि आजम खान ने रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने आजम खान पर मंगलवार सुबह 10 बजे से अगले 72 घंटों तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई हुई है। चुनाव आयोग ने प्रचार पर रोक लगाई, लेकिन आजम खान और योगी आदित्यनाथ ने इसका तोड़ निकाल लिया। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए मंगलवार के दिन बजरंगबली की शरण में, तो आजम खान के लिए झंडा बुलंद किया उनके बेटे ने। चुनाव आयोग ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर 18 अप्रैल तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन इस रोक के बाद आज सीएम ने मीडिया अटेंशन पाने का नया तरीका निकाला और वो लखनऊ के हनुमान मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने पूजा की, साथ ही काफी देर तक बैठकर मंत्रों का जाप भी किया। हालांकि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने किसी से बात नहीं की। योगी करीब 10 से 15 मिनट तक मंदिर में रुके। बता दें कि इस मंदिर में राजनाथ सिंह को भी पहुंचना था। मंदिर जाकर योगी आदित्यनाथ ने एक ओर जहां चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करने से खुद को बचाया, वहीं बिना कुछ कहे अपनी सियासी मास्टर स्ट्रोक भी खेल डाली। इधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और इसके पीछे अब्दुल्ला ने अजीब तकरीर भी सुनाई। एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। अब्दुल्ला रामपुर की स्वार सीट से एसपी विधायक हैं और अपने पिता के बचाव में आज चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बता दें कि आजम खान की बदजुबानी को लेकर चुनाव आयोग ने उन पर सुबह 10 बजे से अगले 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है। बदजुबानी पर आयोग की सख्ती के बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि नेता सुधरने वाले हैं। बीजेपी विधायक चैंपियन के सुर कैसे बिगड़े, आप खुद। यह बीजेपी के चैंपियन जो देश के पहले पीएम की जगह पाकिस्तान के कायदे आजम को तरजीह दे रहे हैं। आपने कहा कि नेहरू के बजाय अगर जिन्ना को बनाया होता देश का प्रधानमंत्री तो ज्यादा बेहतर होता। क्या गलत कहा मैंने? महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमान को बांट दिया। सर सैयद अहमद खान जो कहते थे कि भाई ये खूबसूरत महिला की 2 आंखों के बराबर है हिंदू मुसलमान, उन्होंने भारत माता को खंडित कर दिया। किस लिए? अपने प्रेजुडिस में, अपने षड्यंत्र में, अपने मोह में नेहरू के लिए। अरे सरदार पटेल को 90% वोट मिला था कांग्रेस में, उनको उनका चांस मार करके नेहरू को पीएम बना दिया। यह बीजेपी के चैंपियन जिन्हें राष्ट्रपिता पर एतराज है और जिन्ना में एक बेहतर नेता नजर आता है। अब देखना होगा कि पार्टी चैंपियन के अल्फाजों से इत्तेफाक रखती है या नहीं। और भुवनेश्वर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नजर है उड़ीसा के वोट बैंक पर और कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन रोड शो जब किया तो कैसी थी भीड़, आप खुद देखिए। लाइट कैमरा एक्शन। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को कुछ इस तरह भी बयां किया जा सकता है। शाम का अंधेरा जैसे ही ढला, पीएम मोदी के रोड शो का काफिला आगे बढ़ा और हर मौके पर अंधेरे के बीच पीएम मोदी का दमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तस्वीरों में आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएम मोदी की गाड़ी के अंदर लाइट जल रही थी और इसी लाइट के जरिए मोदी का दमकता चेहरा समर्थकों को नजर आ रहा था। मोदी जिस तरफ हाथ हिलाते उसी तरफ फैंस के मोबाइल चमकते नजर आते। पीएम मोदी जो करते हैं अलग करते हैं और भुवनेश्वर का ये रोड शो भी इस सिलसिले की एक कड़ी बन गया है। और चुनावी समर में रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहे हैं। किस तरह से आज दिन भर नेताओं ने साधे निशाने, आप खुद देखिए। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रैलियों के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर रहे। नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था।
नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। जवाब में राहुल गांधी ने केरल से संघ और बीजेपी पर निशाना साधा। Currently our country is under attack by the BJP and the RSS. They want to suppress all other voices other than their own. They believe that only one idea should rule India. We believe that the Indian people should rule India. 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि मोदी वर्सेस राहुल की इस टक्कर में कौन कामयाब होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन की चुनौती के बाद अब उसके अपने पुराने साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बगावत का ऐलान कर दिया। 39 सीटों पर कह रहे हैं अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े करेंगे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने धौराहर, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और रॉबर्टगंज से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, हम लंबे समय से गठबंधन धर्म निभाने के लिए हमने कहा कि जो भी सीट आप दे सकते हैं हम अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि हमारे सिंबल से लड़िए। तो मैं एक पार्टी हूं, पार्टी चलाता हूं, तो मैं उनकी पार्टी से क्यों लड़ूंगा। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी से घोसी और मऊ सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार राजभर ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उधर दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर हाना का दौर जारी है। चेहरे तो नियुक्त हो गए हैं बातचीत के लिए, लेकिन गठबंधन कैसे और कब होगा इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कवायद जोरों पर है। राहुल के आप को दिल्ली में 4 सीट देने की पेशकश के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें कांग्रेस से बातचीत के लिए संजय सिंह का नाम तय किया गया। ट्विटर के जरिए गठबंधन की बातचीत नहीं होती, एक आधिकारिक औपचारिक बैठक में ये सारी चीजें तय होंगी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ हरियाणा और पंजाब में भी गठबंधन चाहती है। वहीं कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने पर अड़ी है। दिल्ली ऐसा एक स्टेट है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को सारा सीट में हरा सकता है। फिलहाल कांग्रेस और आपका गठबंधन बातचीत की दहलीज पर आकर अटका नजर आ रहा है। और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। लखनऊ से राजनाथ सिंह, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। गाजे बाजे और हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ राजनाथ सिंह ने लखनऊ से चुनावी ताल ठोकी। राजनाथ सिंह के साथ रोड शो के दौरान बीजेपी और जेडीयू के दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। लखनऊ में 5वें चरण में 6 मई को वोटिंग होगी। यहाँ नामांकन करने की आखिरी डेट 18 अप्रैल है। बता दें कि लखनऊ बीजेपी का गढ़ है। 2014 में भी राजनाथ सिंह यहाँ से चुनकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद रह चुके हैं। इधर जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के दूसरे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ योग गुरु रामदेव और राठौड़ की पत्नी गायत्री राठौड़ मौजूद रही। राठौड़ के खिलाफ अब तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो उनकी पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं और खबरें अब तो ये हैं कि राजनाथ के खिलाफ लखनऊ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। डिंपल यादव के साथ फोटो खिंचाकर पूनम सिन्हा ने अपनी सियासी पारी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी से आए बयानों के मुताबिक लखनऊ से पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जाएगा और मुमकिन है कि 18 तारीख को पूनम सिन्हा नामांकन भी दाखिल करेंगी। पूनम से पहले उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से टिकट दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि एनडी तिवारी के बेटे, जिन्होंने पूरी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अपने पिता साबित करने के लिए एनडी तिवारी को, उनकी आज रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की आज अचानक मौत हो गई। रोहित की उनके दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के घर में गंभीर रूप से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि रोहित शेखर तिवारी की मौत की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस रोहित के घर पर है और मामले की जाँच कर रही है। लग रहा है कि सत्ता तो बदल गई, लेकिन किताबें जो हैं वो नहीं बदली हैं, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान।
यह 9वीं क्लास की गणित की किताब और किताब के पहले ही पन्ने पर जो संदेश छपा है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा गया है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। देश और दुनिया को पता है कि चुनाव हार शिवराज मुख्यमंत्री पद खो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपनी किताबों को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता शिकायत कदम भर रहे हैं। कांग्रेस हमलावर हुई तो सवाल उठे, लेकिन अधिकारियों ने इन सवालों का जवाब देने की बजाय चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें मांग की जा रही थी कि मस्जिदों में महिला जो हैं वो क्यों ना जाके नमाज अदा करें। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ताल्लुकात, राष्ट्रीय महिला आयोग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सभी से जवाब और उनका पक्ष मांगा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। कोर्ट में दलील दी गई है कि कनाडा के मस्जिद के अंदर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत है, तो भारत में क्यों नहीं। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए, जिसमें पहला था, क्या इस मामले में अनुच्छेद 14 लागू होता है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण देता है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल पूछे। मुस्लिम धर्मगुरुओं की माने तो इस्लाम महिलाओं को मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत देता है। महिलाओं के नमाज पढ़ते वक्त पर्दा जरूरी है, इसके लिए मस्जिदों में अलग हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मसले पर सबरीमाला का हवाला देते हुए कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है और 4 हफ्तों के अंदर सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है। और अब देखिए जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर क्राइम कर चुका है। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस के छापे में 405 देसी तमंचे, 24 पिस्टल और तकरीबन 800 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि अवैध हथियार कहां और किसे बेचे जाने थे। उन्नाव में विजिलेंस की टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि लेखपाल ने जमीन को रेगुलेट करने के एवज में एक शख्स से घूस मांगी थी। जिस शख्स से घूस मांगी गई उसने विजिलेंस को अलर्ट कर दिया और विजिलेंस की टीम ने मौके पर छापा मारकर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में एक तरफा इश्क के चलते कुछ बाइक सवारों ने एक लड़की पर एसिड डालकर उसे घायल कर दिया। खबरों के मुताबिक जिस वक्त लड़की कोचिंग के लिए जा रही थी उसी दौरान हमलावरों ने एसिड फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही, वायरल फटाफट। YouTube पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक 10 साल का बच्चा बेंगलुरु की सड़कों पर बिंदास SUV दौड़ाता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि बच्चा अपनी नन्ही से बहन को भी कार में घुमाता है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला, कि बच्चे के हाथ में यह गाड़ी लगी कैसे, माता पिता ने चाबी दी कैसे, और दूसरा, जब यह बच्चा सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था तो किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। पूरे दिन सोशल मीडिया पर क्रिकेट का ये फनी वीडियो वायरल रहा। इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा रनअप लेकर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वो रुका नहीं, सीधा बल्लेबाज की तरफ बढ़ा और बैट से कूदकर फील्डर की गोद में चला गया। लेकिन पीछे चल रही कमेंट्री से ऐसा लग रहा है जैसे ये बल्लेबाज कॉट बिहाइंड हो गया। बॉक्सिंग रिंग में आपने मैरी कॉम का जलवा तो कई बार देखा होगा, लेकिन स्टेज पर हाथ में माइक थामे मैरी कॉम का एक वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। इस वीडियो में मैरी कॉम गाना गा रही हैं और कुछ लोग उन्हें चीयर कर रहे हैं। मैरी कॉम अंग्रेजी गाना व्हाट्स गोइंग ऑन गा रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस जो है एक हादसे को रोककर बनी है हमारी आज की हीरो ऑफ द डे। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दौड़ती एक बाइक में अचानक आग लग गई। दरअसल बाइक पर कपड़ों का एक थैला टंगा था जिसने अचानक आग पकड़ ली। हैरानी की बात यह है कि बाइक चला रहे शख्स और पीछे बैठी महिला को इस आग का पता नहीं चला, लेकिन बाइक के पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी ने इस खतरे को फौरन भांप लिया और तेजी से बाइक सवार के पास पहुंचे। पहले बाइक सवार को रफ्तार कम करने के लिए कहा और फिर फौरन ही पुलिस वालों ने अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग को बुझा दिया। तकरीबन 4 किलोमीटर तक पुलिस वाले यूं ही बाइक के पास पहुंचने की कोशिश करते रहे, तब जाकर वो हादसे से लोगों को बचा पाए। इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों के लिए महकमे ने इनाम का ऐलान किया है। और पेरिस में हुए हादसे से एक इतिहास की इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। नोट्रे डेम कैथेड्रल सबसे पुरानी चर्च की इमारत पेरिस की कही जाती थी, एक हादसे का वो शिकार हुई और धू-धू कर कैसे जल उठी। आप देखिए, पूरा पेरिस धुएं की दीवार में ढका था और पूरा शहर अपने इतिहास की सुनहरी धरोहर को धू-धू कर जलता देख रहा था। नोट्रे डेम कैथेड्रल में सोमवार शाम करीब 6 बजे आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी और लोगों के सामने ही कैथेड्रल का गुंबद गिर गया। बताया गया कि कैथेड्रल के अंदर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के 400 कर्मियों को लगाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि कैथेड्रल का निर्माण साल 1345 में हुआ था। इसके निर्माण में फ्रेंच गॉथिक और रोमन कला का इस्तेमाल किया गया था। और दुनिया की और बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड कप। थाईलैंड में एक डॉग के रेस्क्यू का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। दरअसल ये डॉग समंदर के बीच एक ऑयल रिग में फंस गया था और इसके फंसे होने की खबर फैली तो रेस्क्यू कर्मियों ने इसे बाहर निकाला। खेल के मैदान की हर बड़ी खबर जानिए स्पोर्ट्स कट में।
वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने के बाद छलका रायडू का दर्द। टीम चयन के एक दिन बाद रायडू ने ट्विटर पर लिखा, वर्ल्ड कप देखने के लिए 3D चश्मे के नए सेट का ऑर्डर दे दिया है। रायडू के वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी सवाल उठाए हैं। गंभीर ने कहा है कि वनडे में 48 की औसत से रन बनाने वाले रायडू को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। गंभीर ने कहा, 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2019 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने भी किया अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप की टीम में बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे तेज गेंदबाज मुशर्रफ मुर्तजा, तो अनुभवी शाकिब अल हसन पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांग्लादेश ने अब तक एक भी वनडे नहीं खेलने वाले युवा तेज गेंदबाज अबू जायद को भी वर्ल्ड कप की टीम में रखा है।